एमिनो एसिड को पढ़ रहे थे हम लोग, और आपने एमिनो एसिड में एक चीज की पहचान की थी। देखो मैं यहां लिख देता हूं, जिन लोगों ने पहचान नहीं भी की है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि भैया पहले कल की क्लास देख लें। अगर आप कल की क्लास देखना नहीं चाहते हैं, भूल चुके हैं थोड़ा सा कल की क्लास के विषय में, तो इस बात को याद रखें। नॉर्मली अगर किसी एमिनो एसिड की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है RCH और उस पे लगा हुआ NH2 ग्रुप। हालांकि अब बात है कि क्या इसके अलावा और भी एमिनो एसिड होते हैं? बेटा बहुत प्रकार के होते हैं। अब सारे प्रकार के मैं एक ही जगह बताऊं तो फिर अभी बनेगा नहीं काम। अभी देखो हेडिंग भी मैंने डाल रखी है कि एमिनो समूहों की स्थिति के आधार पर एमिनो एसिड का वर्गीकरण। तो मैं धीरे धीरे एक एक प्रकार से इसको वर्गीकृत कर दूंगा, और आपने इस बात को भी ध्यान दिया था, नहीं दिया तो याद रखें। इसमें से जो एमिनो समूह लगा है, एमिनो समूह में पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर, और लुईस के अनुसार, लुईस एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार जिस भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वो यौगिक या यौगिक का वह भाग प्रकृति में होगा क्षारीय। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं कि एमिनो पार्ट जो है इसका नेचर है क्षारीय। क्षारीय को आप बेसिक नेचर भी बोल सकते हो। और दूसरा क्या होता है COOH, इसको तो सभी कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही पानी पर घुलेगा COO पर निगेटिव चार्ज और H पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये जल में घुलकर पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करने लगेगा, हाइड्रोजन आयन देने लगेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अम्लीय को आप लिख सकते हो एसिडिक। अल्फा एमिनो एसिड में मैं क्या देखता हूं कि एमिनो एसिड में ही ऐसे भाग होते हैं जिनमें से एक भाग अम्लीय है और दूसरा भाग कैसा है? क्षारीय। अर्थात एक ही यौगिक में आपने दोनों प्रकार के नेचर को देख रखा है। ऐसे यौगिक बहुत ही कम होते हैं जिसमें एक ही यौगिक में आप अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर आपको देखने को मिल जाए। इसलिए अपने कोर्स में एमिनो एसिड को पढ़ना है। और दूसरा ये भी है कि एमिनो एसिड अगर आपस में मिलेंगे, कम से कम कितने एमिनो एसिड मिलेंगे? तो 100। अगर 100 या 100 से अधिक एमिनो एसिड के अणु आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में विक्रिया करके मिल जाते हैं, तो निर्माण होता है प्रोटीन का। तो एमिनो एसिड तो बहाना रहेगा, मेनली हमको तैयारी किसकी करनी होती है? प्रोटीन की। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि प्रोटीन इसी से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले इस बात को पता करेंगे, प्रोटीन तो इनसे मिलकर बन जाएगा, लेकिन ये एमिनो एसिड होते कितने प्रकार के हैं? क्योंकि प्रत्येक एमिनो एसिड अलग प्रकार के प्रोटीन को तैयार करेगा, अच्छे प्रोटीन को तैयार करेगा। तो हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कौन से एमिनो एसिड ऐसे हैं जो किस प्रकार का कार्य करते हैं या उनका नेचर क्या है। तो मैंने उसमें से एमिनो एसिड को वर्गीकरण अलग अलग पहचान करने के लिए मैंने हेडिंग डाल रखा है कि एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर आप इस बात का वर्गीकरण कराओगे कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखने वाली बात है। अगर किसी भी एमिनो अम्ल में किनारे पर COOH उपस्थित मिल जाए, इसके जस्ट पहले वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके भी जस्ट पहले वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके पहले वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। वैसे आपका क्लासिफिकेशन यहीं तक चलेगा, लेकिन कोई अगर पूछ भी लेता है कि सर जी और आगे कुछ भी लिख दो, तो भैया इसके बाद वाले कार्बन को डेल्टा कार्बन कहते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन में इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना है, तो मैं कार्बन की केवल पहचान कर पा रहा हूं। देखो अब फॉर्मूला या मैं पहचान कैसे करूंगा? आसानी से बताया जा सकता है। पहले प्रकार के एमिनो एसिड अगर वर्गीकरण करते हैं तो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। कहता है अल्फा एमिनो एसिड किसको कहते हो? जिसमें एमिनो जो ग्रुप होता है वो अल्फा वाले कार्बन पर जुड़ जाए, उसको अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। फिर दूसरा एमिनो एसिड आता है बीटा एमिनो एसिड। कहते हैं बीटा एमिनो एसिड किसको कहते हैं? जिसमें एमिनो ग्रुप अर्थात कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप इस बीटा वाले कार्बन के साथ जुड़ जाए, उस एमिनो एसिड को बीटा एमिनो एसिड कहा जाता है। तीसरा देखो क्या आता है? गामा एमिनो एसिड। समझ चुके होंगे कि ये NH2 ग्रुप कहां से जुड़ना है? गामा वाले कार्बन परमाणु। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, COOH को छोड़ देना, इसके बाद जो भी ग्रुप मिलते चले जाएंगे, पहला अल्फा कार्बनिक कार्बन मिलेगा, दूसरा बीटा कार्बन मिलेगा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा। डेल्टा पर जाने का कोई जरूरत है नहीं, जबरदस्ती चाहोगे कहोगे नहीं लिखेंगे तो लिखवा देंगे उसको भी,
लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, गामा तक ही ठीक ठाक चल देंगे। तो कहता है अल्फा एमिनो अम्ल का अगर वर्गीकरण आपने एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर किया है तो पहले प्रकार का एमिनो एसिड कौन सा होता है? तो यह पहले प्रकार का एमिनो एसिड होता है अल्फा एमिनो एसिड। बेटा परिभाषा तो ना के बराबर की है, क्या बताओगे? सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप को आप GRP या GP भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख लेते। एमिनो ग्रुप अल्फा कार्बन एटम से जुड़ता है। तो अल्फा एमिनो एसिड में यह पहचान होती है कि जो एमिनो ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है उसको एग्जाम्पल पर देखेंगे। देखो एग्जाम्पल, मेरे पास एक एसिड है CH3COOH। इसको बिल्कुल अभी नोट मत कर लेना, इसलिए कैसे हम इसमें चेंज करेंगे। ये तो एसिड है, एसिटिक एसिड, जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हो। और इस पर मुझे कौन सा ग्रुप लगाना है? NH2। और NH2 भी किस पर लगाना है? अल्फा वाले कार्बन पर। तो मैं पूछूंगा क्या ये अल्फा है? बिल्कुल नहीं, ये अल्फा है। अल्फा की पोजीशन पर आपको कौन सा ग्रुप लगाना है? NH2। तो NH2 ग्रुप तो तब लगेगा जब आप एक हाइड्रोजन को कम करोगे, उसका बॉन्ड हो जाएगा खाली, तो उस खाली जगह पर आप कौन सा ग्रुप अटैच कर दोगे? NH2। ये हो गया अल्फा एमिनो एसिड का एग्जाम्पल। बनाने का पूरा तरीका है। देखो एक और सूत्र लिखते हैं बेटा। देखो एक फॉर्मूला ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। देख के ही मैं पहचान गया था कि ये अल्फा कार्बन है, और देख के इस बात की भी पहचान हो गई थी कि ये बीटा कार्बन है। लेकिन क्योंकि हम अल्फा एमिनो एसिड पढ़ रहे हैं, हम जो एमिनो ग्रुप लगाएंगे वो इस कार्बन पर अटैच करेंगे। और आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो कि अगर आप इस पे एक अतिरिक्त बॉन्ड लगा रहे हो तो इस पर एक बॉन्ड को क्या करना है? कम। तो मैंने यहां से H को कम किया तो H अब बच रहा है एक, और एक H को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और यहां पर लग जाएगा एमिनो ग्रुप। कोई पूछेगा सर जी इनका नामकरण भी कर देते। अरे भैया नामकरण करके चलेंगे इनका। वैसे तो एक बहुत फेमस नाम याद रखो इनका, ये नाम तो हमेशा याद रखो इनका। इनका एक नाम है ग्लाइसिन। हाँ अब चलेंगे कि इनका नाम पढ़ भी लिया जाए क्या है भैया। तो बिल्कुल आसानी सी बात है कि अल्फा पर एमिनो लगा है, अल्फा एमिनो। अल्फा को कार्बन पर एमिनो ग्रुप अटैच है। और बेटा कार्बन कितने थे? 2। तो कार्बन 2 को कहते हैं एथ। एक एक अक्षर देखो लिखते। अल्फा पे एमिनो ग्रुप लगा था तो अल्फा एमिनो। कार्बन कितने मिले? 2। 2 को आप अगर देखें पेरेंट नेम होता है 2 का एथ। बेटा बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो एन, एथेन। और बेटा COOH को पढ़ने के लिए नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं, तो एथेनोइक एसिड। नाम ऐसे पढ़ोगे। दूसरे वाले का नाम पढ़ते। तो बेटा एक तो मैं समझ गया अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा है, तो नाम में सबसे पहले अल्फा, हाँ एमिनो। अब मैं करूंगा बात इस पर कि भैया कार्बन कितने थे? तो कार्बन थे 3, तो 3 के लिए आपको याद होगा प्रोप। एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। डबल होता तो इन, और ट्रिपल होता तो आइन। सिंगल पर है तो उस पर बात करेंगे केवल। प्रोपेन और COOH को पढ़ने के लिए ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। इन दोनों के ही नामों को आप तैयार रखोगे। अभी नेक्स्ट नंबर पे चले आते हैं। अल्फा एमिनो एसिड हो गया। अब बात करेंगे बीटा एमिनो एसिड। कहता है बीटा एमिनो एसिड क्या होता है? डेटा डिफिनीशन में एक केवल चेंज लाना है। NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन एटम से जुड़ता है, तो इसमें क्या लिख देना है? सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप बीटा कार्बन एटम के साथ जुड़ता है।
अब बात आएगी सर जी इसका भी एग्जाम्पल कुछ करते, तो भैया बिल्कुल एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो लिखेंगे। अब 2 से भी कम लिखेंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप भी जब कभी भी आएगा एमिनो एसिड का वर्गीकरण, आप भी एग्जाम्पल 2 लिख करके आइएगा, सिंगल एग्जाम्पल मत लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है सिंगल एग्जाम्पल पे एक ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि जो आपने एग्जाम्पल लिख रखा है वही सबने एग्जाम्पल लिख रखा है, और जो काम सब कर रहे हैं वही काम अगर आप कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मैं क्या समझता हूँ अच्छा नहीं है। आप अलग थोड़े से काम कर दें। कैसे अलग काम कर दें देखो, अच्छा बीटा एमिनो एसिड को बनाने के लिए कम से कम कार्बन होने चाहिए 3। क्या पहला तो COOH का हो गया, दूसरा अल्फा वाला हो गया, फिर तीसरा बीटा वाला। अब तुमने 2 कार्बन पर बीटा बनाना है तो फिर तो बेकार हो जाएगा, तो कम से कम कार्बन 3 रखने हैं। और इस पर ये कार्बन हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन हो गया बीटा। तो बीटा में एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो हाइड्रोजन बचेंगे 2 और उस पर ग्रुप लगेगा NH2। एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, देखो CH3CHNH2। अब देखो डायरेक्ट मैंने सारी चीजें हटा करके पहले से ही लिख रखी हैं। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये था कार्बन गामा। अगर इसके एग्जाम्पल पर बेटा चलेंगे और इसका नाम पढ़ेंगे तो नाम तो ऐसा पढ़ लेंगे, देखो बीटा की पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा है, बीटा एमिनो, और बेटा कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और बेटा इसके नाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भैया सबसे पहले बीटा पर एमिनो ग्रुप लगा है, बीटा एमिनो, और कार्बन टोटल सीधी लाइन पर है 4। हाँ प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन 4 होने की वजह से ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप इनके नाम भी लिख ला लोगे। अच्छा लास्ट पे चलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड को पढ़ चुके, बीटा एमिनो एसिड को पढ़ चुके, अब लास्ट नंबर पे चलते हैं गामा एमिनो एसिड। अगर गामा एमिनो एसिड को पढ़ेंगे बेटा बिल्कुल आसान सी चीज है, डिफिनीशन में कोई खास चेंज नहीं, NH2 या जिसको आप एमिनो ग्रुप कहते हो गामा कार्बन एटम या कार्बन परमाणु लिख सकते थे के साथ जुड़ता है। कार्बन हाँ के साथ जुड़ता है। एक काम कर लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल को पता कर लेते हैं, क्या एग्जाम्पल प्रोवाइड किए जा सकते हैं, इसके लिए लिखे जा सकते हैं। भैया इस बार क्या लगता है कार्बन कितने से कम नहीं होने चाहिए, 4 से। 4 से कम कर दिया सारा खेल बिगड़ गया है समझ लो। तो एक 4 वाला लिखते हैं, एक फिर और देखो इससे ज्यादा कर लेंगे कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3 तो ये हो गया, चौथा कार्बन यही कर लेते हैं। इसका H एक कम करेंगे, यहां पर लगाएंगे NH2 ग्रुप। एक फॉर्मूला और लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, तो ये हो गया एमिनो ग्रुप। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही था कि अल्फा था ये था बीटा, ये था गामा। बेटा नाम अगर इसके लिखने की कोशिश करेंगे तो गामा की पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, गामा एमिनो, कार्बन क्योंकि 4 है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और लास्ट वाले पर चलते हैं, इसका नाम क्या है, तो बेटा गामा की पोजीशन पर एमिनो है और कार्बन सीधी लाइन पर कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 हैं।
इसलिए 5 के लिए पेंटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से अगर आपको एमिनो एसिड की समूह की स्थिति के आधार पर आपसे वर्गीकरण कहेगा, आप ये वर्गीकरण लिख कर आओगे। हाँ, मैं क्या सोचता हूं, आपको जो फॉर्मूले लिखकर दिखाए गए आप इनसे अलग भी लिख सकते हैं। आपके फॉर्मूले लिखे गए फॉर्मूले से अलग भी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो, बशर्ते पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है। हाँ, और इनको लिखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत कोई भी नहीं है। इसको लिखने की जरूरत आपको ये जो है, आप एक काम करो, इसको नोट करो, दूसरे टाइप के वर्गीकरण पर चलते हैं। फिर अगले प्रकार के वर्गीकरण पर अगर चलेंगे, लिखा है आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। अब आवश्यकता का मतलब किसको आवश्यकता है? जीवधारियों के शरीर को, आपको, हमको, सबको आवश्यकता है। तो वैसे तो मैं बताऊं, जितने भी प्रकार के एमिनो एसिड है तकरीबन सभी शरीर को आवश्यकता है, अर्थात जीवधारियों को तो सभी एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है, इतने एमिनो एसिड में कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो मनुष्य का शरीर स्वयं बना लेता है, अर्थात जिसका निर्माण खुद मनुष्य के शरीर में होता है। अब जिन एमिनो एसिड का निर्माण मनुष्य के स्वयं शरीर में होने वाला है, तो उन एमिनो एसिड को अगर हम भोजन के द्वारा ना भी ग्रहण करें तो भी कोई जरूरत नहीं है। पूछेगा जरूरत क्यों नहीं है उसको? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य का शरीर तो उन एमिनो एसिड को खुद बना रहा है, और क्योंकि मनुष्य का शरीर उन एमिनो एसिड को बना पा रहा है, वो शरीर में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो मनुष्य को वो एमिनो एसिड भोजन के द्वारा ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी होते हैं मानव शरीर जिनका निर्माण नहीं करता है, और जिन एमिनो एसिड का निर्माण मानव शरीर नहीं करता है या हमारा शरीर नहीं करता है, जरूरत होती है कि वे एमिनो एसिड हमें भोजन के द्वारा मिलें। तो ध्यान रखिएगा, जो एमिनो एसिड आपके शरीर पर बन रहे हैं उनको बाहर से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे एमिनो एसिड को कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। पूछेगा अनावश्यक क्यों लिख दिया? क्योंकि बाहर से इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी खुद इनको तैयार करता है शरीर के अंदर। अच्छा, दूसरे एमिनो एसिड जिनको निर्माण ह्यूमन बॉडी नहीं कर पाता है, जरूरत है कि जब शरीर इन चीजों का निर्माण नहीं करेगा तो आपको बाहर से इनको लेना ही पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में तो आपको चाहिए ये चीजें। अगर आप इनको फूड सप्लीमेंट में नहीं लेते हो तो फिर तो ये एमिनो एसिड आपके शरीर में भी नहीं बन रहे हैं, आप इनको भोजन के द्वारा भी ग्रहण नहीं कर रहे, तो ये तो बचेंगे ही नहीं। तो ये एमिनो एसिड हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हैं जो मानव शरीर में बनकर तैयार नहीं होते हैं, और उन एमिनो एसिड को कहा गया है आवश्यक एमिनो अम्ल। बेटा मैं क्या बताऊं, डेफिनेशन भी सेम लिखी गई है, तो देखो मैं पढ़ के केवल सुना देता हूं कि लिखा हुआ है आवश्यक एमिनो अम्ल किनको कहते हैं? वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण जीवधारियों के शरीर में नहीं होता, और क्योंकि जीवधारियों के शरीर में नहीं हो पा रहा है अतः इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है। जरूरी है कि हम इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त करें, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये वाली लाइन मैंने नहीं लिखी है, जरूरत भी नहीं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, जरूरत बस इस बात की थी। कहता है क्या कोई एक दो एग्जाम्पल बता सकते हैं आप ऐसे एसिड्स जिनको मनुष्य के शरीर की जरूरत होती है कि इसको ग्रहण करना चाहिए? तो बेटा इसके ग्रहण करने के लिए पहला वैलीन, कुछ किताबों पे अगर वैलीन लिखा है या ए लिखा है और यहां बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है, घबराना नहीं है, सेम चीज है। ल्यूसीन, सॉरी गलत लिख गया है, ल्यूसीन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफेन, ये ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनको मनुष्य के शरीर को भोजन के द्वारा लेना ही चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है सेकंड होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल इसलिए हमने इसको कह दिया, मिल गया भोजन के द्वारा तो भी ठीक है, अगर भोजन के द्वारा नहीं भी मिला तो भी हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद इनको निर्मित करेगी। तो लिखा है वे एमिनो एसिड जिनका निर्माण स्वयं जीवधारियों के शरीर में होता है, क्योंकि इनका निर्माण खुद जीवधारियों के शरीर में हो रहा है, अतः इन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता होती नहीं। आप ग्रहण कर सकते हैं, आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती इनको ग्रहण करने की। कहता है
आप उन्हीं को कहते हो आवश्यक एमिनो अनावश्यक एमिनो अम्ल। जैसे में आएगा ग्लाइसिन, दूसरा आएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का देखो याद होगा, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था ग्लाइसिन का, एसिटिक एसिड पर H को हटाकर नीचे NH2 लटकाया गया था, फॉर्मूला ग्लाइसिन का हो जाएगा। दूसरा आता है सिस्टीन, तीसरा आता है एस्पार्टिक अम्ल, और ऐसे बहुत सारे। वैसे तो ढूंढोगे तो बुक्स में तो 20-20, 30-30 मिल जाएंगे। तो ऐसा इतने लिखकर भी नहीं आने, आपको एक दो याद रख लेने एग्जाम्पल के फॉर्म में। एक प्रकार से और हम लोग एमिनो एसिड का वर्गीकरण करेंगे रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो भैया रासायनिक प्रकृति के आधार पर किसी का वर्गीकरण करने के लिए कह दे पदार्थ या तो 2 भागों में डिवाइड होगा या तो 3 भागों में। कहता रासायनिक प्रकृति का मतलब या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, और तीसरा भाग कैसा होगा? उदासीन। जब अम्लीय प्रभाव भी नहीं काम कर पाएगा, क्षारीय प्रभाव भी नहीं काम कर रहा है, या दोनों प्रभाव बैलेंस हो जाएंगे, उदासीन बन जाएगा। तो एक बात तो पक्का है, रासायनिक प्रकृति कह दे, हम तुरंत इस बात को जानते हैं कि भैया या तो अम्लीय की बात करेगा या तो क्षारीय की बात करेगा, और अगर तीसरे की बात करेगा तो उदासीन की। तो मैं उन्हीं तीनों प्रकार के एसिड्स को यहां पे लिखूंगा, एक एक करके समझेंगे। इतनी जगह अम्लीय के लिए, भैया सबको जगह दे दो ताकि लास्ट में झगड़ा ना हो। इतनी जगह क्षारीय के लिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक एक को लिख सकते हैं। क्या है, हमारे बोर्ड की रेंज जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर कम बन पाता है, और आपके कॉपी के पेज की रेंज होती है ठीक ठाक। आप इनको पहले एक प्रकार का फिर दूसरे पर ऐसा लिख सकते हो। हमारे यहाँ बोर्ड की रेंज ज्यादा होती है तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। पहले प्रकार का एमिनो एसिड होता है अम्लीय एमिनो अम्ल। बेटा अगर एमिनो अम्ल अम्लीय हो तो कहता है सर जी फिर इसका क्या करें? भैया एक बात बिल्कुल याद समझ लो, ये मैं परिभाषाएं लिखाऊं उसके पहले इधर एक बार बात कर लेते हैं। और मैं तो कहता हूं अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, ये जो ऊपर लिखा है बेटा, तीनों प्रकार के एमिनो एसिड कुछ भी नहीं है, एक लाइन पर बता सकते हैं आप कि एमिनो एसिड कौन से अम्लीय, कौन से क्षारीय, कौन से उदासीन। समझो, ये नेचर कैसा रखता है? COOH ग्रुप अम्लीय, NH2 ग्रुप कैसा रखता है? क्षारीय। अब सुनना, अगर NH2 ग्रुप क्षारीय नेचर रखता है, COOH ग्रुप अम्लीय नेचर रखता है, अगर जितना NH2 ग्रुप है, जैसे किसी सूत्र में एक बार NH2 ग्रुप है, एक बार COOH ग्रुप है, तो ये क्षारीय नेचर, ये दिखाएगा अम्लीय नेचर, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, एमिनो एसिड उदासीन हो जाएगा। अगर NH2 ग्रुप 2 बार है और उसी सूत्र में COOH भी 2 बार है, आप आसानी समझ सकते हो, 2 क्षारीय ग्रुप 2 अम्लीय ग्रुप एक दूसरे को समाप्त करके उदासीन बना देंगे। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। अगर COOH ग्रुप 2 बार आ गया और NH2 ग्रुप 1 बार आया, जानते हो अम्लीय ग्रुप 2 बार है और क्षारीय ग्रुप 1 बार है, क्या कहते हो? एक बार क्षारीय ग्रुप 1 बार के अम्लीय ग्रुप को तो समाप्त कर देगा, लेकिन अभी भी 1 बार का अम्लीय ग्रुप शेष रह जाएगा। ऐसा एमिनो एसिड कैसा कहलाना चाहिए? कुल मिला के COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या अधिक होनी चाहिए और एमिनो समूहों की संख्या कम होनी चाहिए। अच्छा, क्षारीय में क्या जान पा रहे हो कि क्या ज्यादा होना चाहिए? NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप की संख्या अधिक होनी चाहिए, किसकी अपेक्षा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की अपेक्षा। दोबारा से सुन लीजिए, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इसको कहते हैं एमिनो ग्रुप। हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और हिंदी में इसको कहते हैं एमिनो समूह। तो भैया जब दोनों समूह समान होंगे उदासीन एमिनो अम्ल, जब अम्लीय समूह अधिक होगा और क्षारीय समूह होगा कम, अम्लीय एमिनो अम्ल। जब क्षारीय समूह अधिक बार आएगा और अम्लीय समूह आएगा कम बार, तो फिर उसको कहेंगे क्षारीय एमिनो एसिड। जो भी समूह ज्यादा उसी प्रकार का एमिनो अम्ल। तो मैं अम्लीय एमिनो अम्ल को पढ़ रहा हूं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम आना चाहिए कि अधिक आना चाहिए? अधिक। तो लिख लेते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड COOH
ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप से अधिक होती है। अधिक होती है। अगर कोई व्यक्ति पूछेगा सर जी इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल देखो लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और बेटा यहां पर लगा होगा NH2 ग्रुप। ये फॉर्मूला देगा। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्पार्टिक अम्ल। तो अगर आपसे कभी पूछेगा अभी कि इसका नाम क्या है, आप एस्पार्टिक अम्ल लिखोगे। हाँ, एक और काम कर सकते हैं, देखो ऐसा भी हो सकता था, इस COOH को सामने कर सकते थे। अगर इस COOH ग्रुप को सामने ले आते तो ये NH2 ग्रुप कहां चला जाता, ऊपर। आप ऐसा भी लिख सकते थे और उस ग्रुप को ऊपर ले जाकर के भी लिख सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं उस जगह से। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और पढ़ते हैं यहां क्षारीय एमिनो अम्ल। मैं क्या सोचता हूं कि परिभाषा लिखने में तो कोई भी दम नहीं है। इनमें COOH ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप की संख्या से अधिक थी और इसमें हो जाएगी कम। इनमें सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप की संख्या सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप से कम होती है। मतलब COOH कम बार आएगा और NH2 ग्रुप आएगा अधिक बार। देखो इसका सूत्र बड़ा ठीक ठाक है, ध्यान रखना इसको। सबसे पहले NH2, आप चाहें तो NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तुमको लगे NH2 ये वाला कम अच्छा लग रहा था, NH2 ये भी लिखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। CH2 का होल 4, इसके बाद CH सिंगल बॉन्ड COOH और बेटा यहां पर लिखा हुआ है NH2। आप फॉर्मूले को देख सकते हो, NH2 ग्रुप 2 बार आया है, लेकिन COOH ग्रुप जो है वो केवल और केवल 1 बार आया है। इसका मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा है, क्षारीय नेचर अधिक प्रोड्यूस करेगा, अम्लीय नेचर कम प्रोड्यूस करेगा। और जब कुछ भी ना समझ में आए तो एक नॉर्मल सी बात समझ लेना, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है, खत्म कर देगा। एक क्षारीय एक अम्लीय को खत्म करेगा, तभी कौन सा ग्रुप रह जाता है, क्षारीय। इसका फॉर्मूला, इसका नाम है लाइसीन। इसका नाम जो है वो लाइसीन है, याद रखेंगे, और लास्ट में आता है हाँ लाइसीन, उदासीन एमिनो अम्ल। देखो फॉर्मूला फिर से जरा ध्यान दे लेना। देखो अगर कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, NH2 फिर CH2 का होल 4, 4 कार्बन, इसमें CH2 का होल 4 का मतलब जानते हो, CH2 कितनी बार लिखना होगा, 4 बार। देखो याद करो, ग्लूकोज के फॉर्मूले में CHOH 4 बार लिखना पड़ता था, आप CHOH का होल 4 कर देते थे। अब इसमें CH2 4 बार लिखना होगा, इसलिए उसने CH2 का होल 4 कर दिया। फिर इसके बाद CH, फिर इसके बाद COOH, एक सबसे किनारे और एक इसको छोड़कर NH2 लगा दिया, 2 जगह पर। अच्छा, उदासीन एमिनो अम्ल में दोनों ही समूहों की संख्या आपस में कैसे होगी, बराबर। यहां लिखेंगे इनमें सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एवं सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप की संख्या आपस में समान होती है।
आपस में समान होती है। कोई एग्जाम्पल निकलवाएगा तो भैया एक एग्जाम्पल हम वो लाएंगे फेमस वाला। शुरुआत में पहला एग्जाम्पल लिखा था ग्लाइसिन का, यहाँ ग्लाइसिन लिखा भी का ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, बनाने का तरीका भी मैं दोबारा से बता दूं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो लिख सकते हो ना, करना क्या है, इसका एक H हटा के NH2 लगा देना है। तो NH2 चाहे नीचे लिखा दो और चाहे ऐसे लिख दो NH2। ये फॉर्मूला है ग्लाइसिन का। तो जितने भी प्रकार के एमिनो एसिड्स हो सकते थे, संभव थे या अपने कोर्स पर थे, आपने सभी प्रकार के एमिनो एसिड को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ रखा है। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और बचे हुए समय पर एमिनो एसिड पर होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। लिखा है एमिनो एसिड के रासायनिक गुण। अच्छा, एमिनो एसिड के रासायनिक गुण में भी पहले उन अभिक्रियाओं को ध्यान देने की जरूरत है जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले समूह पर होती हैं। रासायनिक गुण हमको पढ़ने और वे रासायनिक गुण पढ़ने हैं जिन पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया में ये हिस्सा भाग लेता है। देखो कोई भी आप ले आइए एसिड, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बार इसकी अभिक्रिया जानते हो हम किससे करवाएंगे, अम्ल से। कोई भी अम्ल ले लीजिए, सॉरी अम्ल तो है ही ये, अभिक्रिया करवाएंगे क्षार से। तो कोई भी क्षार यूज कर सकते हो, NaOH यूज कर लेते हैं। पहली बार अभिक्रिया हो रही है किससे, क्षार से। तो कहता है क्षार से अभिक्रिया कैसे करें, बिल्कुल आसान सा तरीका है बेटा। आप इतने दिनों से लगातार पढ़ रहे हो, ये क्षार है, क्या क्षार वाले भाग से अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्षार है तो अम्ल वाले भाग से विक्रिया करेगा, और अम्ल वाले भाग से विक्रिया करेगा तो H किससे विक्रिया कर लेगा, OH से। लाओ यहां लिख लेते हैं जल। अच्छा, आपके पास बचता क्या है, R सिंगल बॉन्ड CH, यहां NH2 लिखा हुआ है, आगे की तरफ लिखा हुआ है COO, और बेटा इस H की खाली जगह पर किसको आ जाना चाहिए था, Na। रिएक्शन ये वाली पहली कंप्लीट हो गई। सेकेंड रिएक्शन पर चलेंगे, यहां लिख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, मेरे ख्याल से इधर ठीक रहेगा। R सिंगल बॉन्ड CH एमिनो एसिड का फॉर्मूला और आगे लिखा हुआ है COOH। अगर बेटा अभिक्रिया आपसे एल्कोहल से करने के लिए कह दे, कहता है एल्कोहल से अभिक्रिया करवाए, मैं यहां लिखे देता हूं। अभिक्रिया की डिमांड किस पर है, एल्कोहल पर। कहता है एमिनो एसिड एल्कोहल से अभिक्रिया कैसे करेगा, नॉर्मल सा बिहेवियर बेटा, लगभग सभी वैसे चलेगा। H किससे विक्रिया करना चाहिए, OH के साथ, और जब H OH से विक्रिया कर लेगा, पहली बात तो जल बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, आगे लिखा हुआ है COO, और बेटा ये जो कि H निकल गया था यहां से, उसकी जगह पर किसको ऐड कर सकते हैं, C2H5 को। अगर इस अभिक्रिया के क्रम में चलें तो एक अभिक्रिया और पढ़ सकते हैं इसको, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इस बार हम लोग अपचयन करवाएंगे। मैं तीर के निशान के ऊपर लिख भी रहा हूं कि अपचयन की बात होगी इस बार। कहता है क्या होता है जब किसी एमिनो एसिड का अपचयन कराया जाता है, तो अपचयन के लिए कोई ना कोई अभिकर्मक चाहिए, LiAlH4 है, ये अपचयन करवाएगा भी। देखो कैसे करवाएगा, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए थे। ध्यान से देखना इस बात को, शायद आप इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ चुके हो, ना इस रिएक्शन को पहले पढ़ा तो इस टाइप की रिएक्शन को पहले पढ़ा है। बेटा ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो 2H पहुंचाएगा ऊपर। अच्छा 2H ही ऊपर क्यों पहुंचाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ा है ना। अगर 2 टांगे तोड़ी हैं तो भैया 2 हाइड्रोजन से उसकी टांगे जोड़ो भी जा करके, तो 2 बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन का हुआ तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिए, तो 2 बॉन्ड का नुकसान कार्बन का भी तो हुआ, तो कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दो।
बेटा ये जो H2 था वो O के साथ तो बना लेगा जल। अब हमारे पास बचता क्या है, तो R सिंगल बॉन्ड CH NH2 CH2OH CH2OH, ये H2O जल बनाकर अलग हो गया था। तो वे केवल अभिक्रियाएं हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप पर होती हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी पढ़ ली जाए 2-3 जिन पर रिएक्शन जो है वो एमिनो समूह पर होता हो। तो देखो NH2 समूह पर, और क्योंकि अभिक्रियाओं की संख्या बहुत कम है, 3 है केवल, तो अब यहीं लिख लेंगे इस बात को। देखो NH2 समूह पर अगर अभिक्रिया करानी हो तो NH2 समूह को आगे रखो ताकि इसी ग्रुप पर अभिक्रिया हो। R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और बेटा NH2 को सामने ला दिया। भैया अभिक्रिया भी इसी पर होनी थी, इसलिए इस ग्रुप को सबसे पहले ला करके रख दिया। इसकी सबसे अभिक्रिया पहले होगी एसीटिल क्लोराइड से। इसको अगर आप समझें तो ऐसा भी आ सकता है कि एमिनो एसिड का एसिटिलीकरण कराइए, ऐसा भी आ जाएगा अगर क्वेश्चन, तो फिर ये भी रिएक्शन लिखनी है। और बेटा तरीका क्या है, बिल्कुल आसान सा तरीका ये है, इसका एक H एक Cl को लेके अलग हो जाएगा और बना लेगा HCl। अच्छा यहाँ एक H की जगह खाली हो गई, उस पर ये वाला पूरा ग्रुप जोड़ दीजिएगा। तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पर आपके पास बचा था NH, क्योंकि एक H तो निकल गया था Cl के साथ, बचा हुआ COCH3 यहां से जोड़ देंगे, COCH3 यहां से जोड़ देंगे। अभिक्रिया इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। एक और रासायनिक अभिक्रिया नीचे ही लिख लेते हैं। अगली अभिक्रिया है R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और जानते हैं बेटा अभिक्रिया होगी HNO2 से, नाइट्रस एसिड से। अब नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया को करवाने का तरीका देखो कुछ अच्छा है, इसको देखो कैसे ध्यान दोगे। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करो, समझोगे तो एक लाइन नहीं लगेगी, पूरा का पूरा आपको पता हो जाएगा। बेटा जरा देखो हमें लिखना क्या था, HNO2 HNO2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो HNO2 लिखना था, लेकिन हमने यहां से एक O निकाल लिया और भैया इनको दे दिया। अच्छा O इससे निकाला क्यों, कोई पूछेगा भी O क्यों निकाल रहे हो, बेटा H2 है तो जल बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1, तो 2 ऑक्सीजन देने से कुछ मिलने वाला नहीं था। अब देखो सबसे लास्ट वाले पार्ट पे क्या बच रहा है, H2O, उसके जस्ट पहले वाले पार्ट पर क्या बन रहा है, N2, और उसके भी जस्ट पहले वाले पार्ट पर RCHOH COOH, RCHOH COOH। इस प्रकार से आप आसानी से अभिक्रिया को करवा सकते हो। एक काम करते हैं और भी एक अभिक्रिया लिख लेते हैं, यहां लिख दी जाए, NOCl से आप अभिक्रिया लिख दीजिए। याद रखिएगा इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। जब आप नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 और 3 के रेशियो पर मिलाते हैं और अम्लराज बनाते हैं, उसका मेन कंपोनेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाने के लिए कहेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पर आप यूज करोगे NH2 को। अभिक्रिया किससे होनी है, नाइट्रोसिल क्लोराइड से। और देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड की पहचान कैसे करेंगे, फिर से बॉन्ड को, ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा और N और H के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा दिमाग यूज कर सकते हैं आवश्यक जानकारियों में, क्या कहते हैं, H2 के पास किसको रखना चाहिए, O को,
N को किसके पास रखना चाहिए, N के, तो Cl को इधर रख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। बनेगा क्या, लास्ट प्रोडक्ट में जो बच रहा है सबसे आखिरी में, ये बच रहा है H2O, उसके पहले जो बनकर तैयार हो रहा है वो है N2, और बेटा उसके भी पहले जो बचकर तैयार हो रहा है वो है R, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, लेकिन इसी CH पर Cl ऊपर की ओर लटका हुआ है। तो नॉर्मल सी कुछ विक्रियाएं ही केवल इसमें से हैं अमीनो एसिड में, जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा देखो, ये विक्रियाएं भी किन परिस्थितियों के लिए लिखाई गई हैं। जब आपसे आएगा क्वेश्चन, कहेगा अल्फा एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह पर होने वाली दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो, तो कार्बोक्सिलिक समूह पर होने वाली अभिक्रियाओं में से 2 लिखाओगे और एमिनो समूह में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से 2 लिख करके आ जाओगे। एक एक का है तो एक एक अभिक्रिया लिख लेनी है। नोट कर लेते हैं, फिर इसको बाकी की पढ़ाई अगली क्लास पे होगी फिर।